अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। पहले तो आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। मैं तो कहता हूँ पीटीआई की लीडरशिप से दो कैटेगरीज़ में है, या गायब हैं या तायब हैं, और जब वो फिर तायब हो जाते हैं तो फिर वो गायब ख़त्म हो जाते हैं। फ़ारूक हबीब फायर ब्रांड बहुत ज़्यादा जोशीले थे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी थोड़ी देर पहले, और इंटरेस्टिंगली काफ़ी पर्सनलाइज नोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी की भी बात की, अहलिया इमरान खान की, फिर उनकी दोस्त फराह गोगी की। चलो उस्मान बुज़दार तो पॉलिटिशियन है, दूसरे लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड किया था। और दो तीन इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम आइनी तरीके से जब गवर्नमेंट गिरी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उस पर हमें उसके मुताबिक एक्ट करना चाहिए था। तो नज़र ये आ गया है कि अब जिसको कहते हैं ना पूरा बयानिया, अब 3-4 लोग ही बच गए हैं इस लिस्ट के अंदर जो टॉप लीडरशिप की लिस्ट थी। हमाद अज़हर, मुराद सईद, आज़म स्वाति साहब। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि ये बिल्कुल नेगेटिव लिस्ट है और इनको कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है कि वो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि इनको तायब किया जाए या उस तरह किया जाए। हमने पहले देखा शहरियार अफरीदी साहब आए, वो खामोश हैं जब से वापस आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वो भी खामोश हैं। अली मोहम्मद ख़ान अगरचे खामोश तो नहीं है, लेकिन वो वाहिद आदमी है जिनका अभी तक लग रहा है कि वो अभी तक लॉयल्टीज़ उनकी स्ट्रॉन्ग हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आज आया है इनकी पॉलिटिक्स में पीटीआई के अंदर। दूसरा फिर आज लीगल डेवलपमेंट्स भी 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। जो इमरान खान साहब की एप्लीकेशन थी कि मेरा जेल के अंदर ट्रायल ना हो, साइफर केस वाला, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ख़ुद खान साहब भी बार बार कहते रहे हैं कि मेरा सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, और पहले अटक से भी जब यहाँ लाया गया वो भी इशू था। बट एनीवे वो रिफ्यूज़ हो गई है चीज़। अब कल 17 है, 17 को एक्सपेक्टेड है कि इंडाइटमेंट हो जाएगी इस केस के अंदर, यानी कि फिर ट्रायल चलेगा और फिर चीज़ें अपने लॉजिकल कंक्लूजन को चाहेंगी। तो जहाँ तक लीगल इश्यूज़ हैं उसका तो आपको नज़र आ रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं पीटीआई चेयरमैन के लिए। दूसरी तरफ वही चल रही है सियासत की जो बहसें चल रही हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं। 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसमें मैं पहले ही आपको मैं नोट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये सुना इतला ये है कि पीपल्स पार्टी के ये इंदिया दिया है कि अगर वज़ीर आज़म बनते हैं, जैसे नज़र आ रहा है कि कोalition बनेगी और जो से पॉलिटिकल बिसात जैसे बिछी भी है, नज़र तो ये आ रहा है कि PMLN लेड कोalition गवर्नमेंट बनाएगी। और उसमें वो PMLN ने बड़ा वाज़े कर दिया कि नवाज शरीफ साहब ही उनके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। अब इतला ये आ रही है कि शायद ये भी बातचीत चल रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टरशिप जाएगी PMLN को तो फिर सदारत पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। और आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है। पहले बड़ा एग्रेसिव एक स्टांस चला था कि ये हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही, और PMLN की लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे मांग रहे थे। फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन भी हुआ पीपल्स पार्टी के बड़े चीदा लोगों पे, इंपॉर्टेंट लोगों पे, जो जिसको कहते हैं आप सिंध में निज़ाम के हिस्सा थे, उन पर जब रगड़ा लगा तो फिर कुछ खामोशी आ गई। क्या आप पीपल्स पार्टी सदारत के ओहदे के लिए, और अब हमने देखा है जो पिछले दिनों हुआ पिछले 2-3 सालों में कि जो बिल्कुल सेरेमोनियल ओहदा था सदर का, एक्चुअली इतना सेरेमोनियल रहा नहीं। और जब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ आते हैं तो बड़े ही क्रिटिकल रोल भी आ जाता है सदर का, किस बिल पे किस वक्त रोकना है, किस बिल पे साइन करना है। तो इस पर ही बात करेंगे कि इस खबर में कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या ये एक्सेप्टेबल होगा। पावर इक्वेशन जो सेट हो रही है कि उसमें नवाज शरीफ साहब अगर हैं प्राइम मिनिस्टर तो आसिफ जरदारी दोबारा सदारत के उम्मीदवार हैं, क्या ये डूएबल है नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर साहब, फॉर्मर एक्स गवर्नर सिंध, स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ साहब एंड मरियम नवाज साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी हमें ज्वाइन कमर ज़मान कायरा साहब भी करेंगे, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी के सेंट्रल रहनुमा हैं। बैरिस्टर गौर खान साहब ने PTI की लीगल टीम से ताल्लुक़ है, भी हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर आपकी इजाज़त से मैं ज़रा गौर साहब से शुरू करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि लीगल ज़रा इनसे पूछ लें। गौर साहब, 2 चीज़ें, एक तो आपका ये जेल ट्रायल तो अब होगा और शायद कल वो अबुल असनाद साहब वहीं पे आ रहे हैं, और फिर वो अगर इंडाइटमेंट कल हो जाती है तो ट्रायल शुरू होगा। ये ट्रायल कब तक आपको चलना, कितना आपको लगता है कितना अर्सा चलेगा?
क्योंकि बहुत शुनीद ये है, ख्याल ये है कि जो भी एक दो बड़े केसेस हैं शायद इलेक्शन से पहले ही फैसला हो जाए। तो अगर कल इंडाइटमेंट होती है तो आपके ख्याल में कितना अर्सा चलेगा साइफर का जो ट्रायल है? थैंक यू मालिक साहब। बेसिकली तो कल अगर ट्रायल चल पड़ता है, यस आप सही फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला यही किया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की सारे नज़ीरों के मुखालिफ है और इख्तिलाफ करता हूँ इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा। सेकंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी नज़ीरें दी हैं उसमें कोई कंसेप्ट नहीं मिलता कि आप किसी का जेल ट्रायल करें, और ओपन ट्रायल होना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। और हमने कभी भी किसी कोर्ट को नहीं कहा था कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है तो हमारे ट्रायल आप जो है जेल के अंदर करें। पहले वक्त पे जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र किया है उसका यह था कि एफेट कचहरी में इस्लामाबाद में जाने के खदशात थे, तो उसके लिए दरख्वास्त दी थी, और सिर्फ दरख्वास्त ये हुआ करती थी कि हमारा ट्रायल आप करें तो हमारी हियरिंग होनी चाहिए G11। वो तो अब हो गया ना गौर साहब, वो तो अब हो गया, वो तो अब जो रीजनिंग तो मैटर नहीं करती। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्या आप इस फैसले को अब आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? यस, एक तो फैसले को भी जरूर चैलेंज करेंगे, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि ये कितना एक टाइम लगेगा, देखिए ये लोग तो फुल इस स्पिरिट के साथ चलाना चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द फैसला हो, लेकिन द मिनिमम सरोकार ये है कि ये वो केस नहीं है जिस तरह तोशाखाना में 2 गवाह थे और इसमें इतना अरसा लगा था। इस केस में तो 28 गवाह हैं, और अगर 28 गवाह खत्म हो जाते हैं सरकार के तो मुझे कभी उम्मीद है इस तरह नहीं होगा कि पहले की तरह जिस तरह जज साहब थे वो डिटरमिन्ड थे और उन्होंने हमें एप्लीकेशन भी डिनाई कर दिया था और हमें राइट भी नहीं दिया था कि आप अपना डिफेंस पेश करें। इसमें हम भी डिफेंस पेश करेंगे, तो मैं नहीं समझता है 3, 4, 5 महीने से पहले इसकी कंक्लूजन होगी। तो अगर 28 गवाह हैं, ये तो प्रोसिक्यूशन के हैं, तो डिफेंस के कितने गवाह हैं? देखिए वो तो वक्त के साथ ही फैसला करेंगे कि कितने गवाह चाहिए। वो डिपेंड करता है कि इनके गवाह क्या आते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, कोर्ट उसको कैसे देखती है और हम देखते हैं कि उनके लिए सबूत करने के लिए, उसकी रिबटल के लिए क्या कुछ चाहिए। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कि ट्रायल का वक्त कितना लगेगा। अदरवाइज तो अगर ये ओपन ट्रायल हो जाए तो हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। दूसरी बात है कि इसमें एक अक्यूज नहीं है, 2 अक्यूज है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी है, और दोनों अक्यूजों का ट्रायल अगर इकट्ठा भी चले तो दोनों के अपने गवाहों के राइट है कि वो अपने अपने गवाह पेश करे और अपने जो वकील उनके होंगे वो एक ही गवाह पे मुख्तलिफ किस्म के क्रॉस कर ले। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी कंक्लूड होगा जिस तरीके से इन्होंने तोशाखाना की केस को कर दिया। तो 4-5 माह क्यों लगेंगे? अगर ये ट्रायल ये मुझे बताइए, अगर ये ट्रायल रेगुलर बेसिस में होता है और अगर ये 30 दिनों वाली जो शिक होती थी कि जी 30 दिनों में ट्रायल मुकम्मल हो, तो मैक्सिमम महीना 1.5 महीने में ट्रायल तो मुकम्मल हो जाना चाहिए। मालिक साहब अगर कानून के मुताबिक ये चलाए और ये ड्यू प्रोसेस को वायलेट करे, एज्यूम कर ले फॉर अ मिनट कि ये ट्रायल जेल में ही चलना है और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करती और जेल में ही चलना और इसी तरीके से चलना है, तो अगर इन्होंने अपने हिसाब से चलवाना है तो वो तो बेशक हफ्ते में कंक्लूड करे, गवाहों को ड्रॉप करे। आपको याद होगा तो तोशाखाना में भी उन्होंने अपने 5 गवाह ड्रॉप कर लिए बिकॉज दे वांटेड टू गेट द जॉब डन विद 2 विटनेसेस। तो अगर इसमें भी वो करना चाहें तो ये तो एक रास्ता उनके लिए है, लेकिन अगर कानून के मुताबिक इसको चलाना है जो उसके हिसाब से मैं कह रहा था कि फिर इतना टाइम मिनिमम लगेगा। अच्छा चलें, लीगल का तो हो गया। मैं ज़रा ज़ुबैर साहब आपसे ज़रा 2 बातें ज़रा पॉलिटिकल पहले कर लें। एक तो हमदुल्ला साहब ने बड़ा गिला किया, उन्होंने कहा मेरे पे असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई। इवन बिलावल भुट्टो साहब आ गए, उन्होंने ख़बर लेने आ गए, और जो मेरे पीडीएम के दोस्त थे वो कोई नहीं आया, पीएमएलएन में से कोई नहीं आया। क्या हो गया आप लोगों को यार? आप क्या इतने यकीन हो गया कि अब आपकी गवर्नमेंट आ रही है, आप वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे अपने पुराने लोगों को? इस पर भी कमेंट चाहूँगा। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जहाँ उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से उन्होंने कहा बातचीत होगी भी, डील भी होगी। कब होगी मुझे ये नहीं पता। जी ज़ुबैर साहब, बात भी होगी, डील भी होगी, लेकिन बाकी एग्जैक्ट प्रिसाइज डेट नहीं है। तो क्या कोई ऐसी बातचीत हो रही है आपके ख्याल में? तो इन्फॉर्मेशन है आपको? नहीं, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह, एक जो पहला आपका सवाल था उस पर तो मुझे ज़रूर जवाब देना चाहिए। अगर उनके पास नहीं कोई गया, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो पीडीएम के साथी हैं या नहीं है। एक सियासतदान है और बड़े सियासतदान हैं।
और ये भी हो सकता है कि कल वो अपोजिशन में हो और हम हुकूमत में हो, या वो हुकूमत में हो हम अपोजिशन हो। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स में ये तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि आप किसी भी ऐसे वाक़े पर जाते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, तबीयत पूछते हैं। तो ये आई थिंक हमारी तरफ से मेरा ख्याल है थोड़ा सा कुछ ओवरलुक हो गया और माजरत हमें करनी चाहिए ज़रूर। दूसरी बात डील की, तो मुझे तो कोई नहीं पता कि डील है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अभी आपने फ़ारूक हबीब से शुरू किया था, वो मैं उस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर पीटीआई जो कि पंजाब में हमारा सबसे बड़ा मुकाबला करने पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, तो एज सच मतलब मैं वैनी एरोगेंस के साथ नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी इज़ अ मेजर फोर्स इन सिंध बट इट्स नॉट रियली क्वाइट अ फोर्स इन पंजाब। पिछले 3 इलेक्शंस में तो एटलीस्ट वो नज़र नहीं आए, और अभी भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि पीपल्स पार्टी ज़बरदस्त भरपूर मुकाबला करेगी। हाँ, उनकी कुछ पॉकेट्स हैं उसमें ज़रूर करेंगे, लेकिन ओवरऑल नहीं है। सो पीटीआई अगर ऑर्गेनाइजेशनली बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त और उनकी कोई लीडरशिप आगे बढ़ के कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पीएमएलएन के लिए तो बिल्कुल ही मैं बिल्कुल राना सनाउल्लाह की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हम 2/3 ना लें तो बिल्कुल कमज़ोर इलेक्शन होगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ़ यू गेट 2/3 विच इज़ रियली अ पॉसिबिलिटी, और फिर बाकी तीनों सूबों में भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, तो पीएमएलएन विल बी द लीड पार्टी। अब उसके लिए हमें डील करने की क्या ज़रूरत है, किसके साथ डील करें, किस चीज़ के लिए डील करें, जब हमारे पास पीछे सपोर्ट है अवाम की। तो आई डोंट थिंक सो हमें कोई इस किस्म की डील करनी पीपल्स चाहिए। पार्टी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कुछ बढ़ के नहीं कर रही, आप कह रहे हैं जुबैर, आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी बढ़ के कुछ नहीं कर रही, आपको वो उसमें एनर्जी या वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, या आप पंजाब की लेवल पे बात कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की लेवल पे बात कर रहे हैं? नहीं, सिंध का मैं डेफिनेटली जिक्र करूंगा क्योंकि पिछले 15-20 दिन से हमारी कंसंट्रेशन, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिंध में वही जो प्रिपरेशंस हैं, अरेंजमेंट है मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, और हम पूरे सिंध में जा रहे हैं। जलसे हो रहे हैं, रोज़ 2-2, 3-3 जलसे हो रहे हैं, इंटीरियर सिंध में भी हो रहे हैं, कराची में भी हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी इज़ जस्ट नॉट विजिबल। या तो वो 21 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जो स्क्रीन्स हैं वो टोटली डोमिनेटेड हैं पीएमएलएन के एजेंडे पर, और जब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आ जाते उस वक्त तक उनको एफर्ट करना शायद लगता है कि यूजलेस होगा। बट पीपल्स पार्टी इज़ नोवेयर। हम तो बड़े हाला भी गए हैं, सांगड़ भी गए हैं, मीरपुर ख़ास भी गए हैं, हैदराबाद भी गए हैं, नवाबशाह भी गए हैं। कराची में मेरा ख्याल है कोई लोकेशन ऐसी नहीं जहां हमारा जलसा नहीं हो रहा, जहां हमारी कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो रही। सो पीपल्स पार्टी इज़ जस्ट नॉट विजिबल, और शायद उनकी स्ट्रेटजी ये है कि 21 तारीख तक कोई सेंस नहीं बनता कि बीच में कूद पड़े और एक कन्फ्यूजन क्रिएट होए। बिकॉज आप लोग भी अल्लाह का शुक्र है फॉर वंस पीएमएलएन ही को कवर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सेटिंग द एजेंडा, तो वही न्यूज़ बनती है। हम तो कह रहे हैं कि आप वाकई एजेंडा पार्टी हैं इस वक्त, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। कमर जमान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कायरा साहब, आपने सुना है जुबैर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं फारग हैं आप लोग, पंजाब में तो आप फारग हैं ही, आप सिंध में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, और आप शायद घबरा गए हैं कि 21 अक्टूबर तक तो पीएमएलएन और मियाँ साहब का रिटर्न कवर हो रहा है। तो आप लोग तो बिल्कुल, या ये वजह है कि आप फारग हैं, या दूसरा शायद आपको यकीन ही नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है। क्या कहते हैं कायरा साहब? वो मालिक साहब पंजाबी में है ना कि सड़कों होन वेलियां ते मिर्जा यार फिरे। तो मेरे भाई को तो बहुत मुबारक हो, और सिंध भी खाली है, पीपल्स पार्टी विजिबल ही नहीं है। अब इसके आगे क्या आर्गुमेंट किया जाए? इस आर्गुमेंट के ऊपर खामोशी बेहतर है, क्योंकि इस आर्गुमेंट को क्या आप बाय कर सकते हैं, और बाकी मेरे भाई का हक है। इस वक्त जो कुछ सूरत हाल है आपके सामने वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ, मैं तो उनके इस विजन को और उनके अच्छी सोच है उनकी अपनी जमात के लिए, अच्छे ख्वाब देखने में कोई अर्जा। अगर उनको पीपल्स पार्टी सिंध में भी विजिबल नहीं है तो फिर मैं उस पर क्या आर्गूमेंट करूँ? मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई, मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ को रिसीव कर रही है, उनके रिसेप्शन के लिए
वो जलसे जुलूस रैली मुख्तलिफ जगह पे कर रहे हैं, ये कैंपेन भी है, उनका हक भी है, उनके लीडर ने आना है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए उनको, बिल्कुल। हमारी तरफ से उस पर हम तो वेलकम कर रहे हैं मियाँ साहब को। उन तैयारियों के अंदर जो कुछ है उसके बारे में, क्योंकि जरदारी साहब ने पार्टी से ये इख्तियार लिया था कि मैं पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को डायलॉग के ज़रिए एड्रेस करूँगा, लिहाजा अब मेरा ख्याल है अगले चंद दिन में जब तक हमारी मीटिंग नहीं होती हमें इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये हमारे दोस्त हमें बाज़ औक़ात मजबूर कर देते हैं कि हम वो गुफ्तगू का दायरा खोल दें इस तरह की गुफ्तगू से, जिस तरह अभी ज़ुबैर साहब ने फरमाई है, तो वो फिर तलखियाँ पैदा हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि अभी ऐसा माहौल बने या कभी भी बने, लेकिन ख़ास तौर पे अभी जब मेरे लीडर ने अपनी जमात से ये इख्तियार लिया हुआ है। रही बात मुस्लिम लीग पंजाब में एक बड़ा रोल रखती है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। ये याद रखिए कि 2002 के इलेक्शन में ये पीपल्स पार्टी थी जो मेजॉरिटी पार्टी थी, और आप इसी पंजाब में 17 सीटों के साथ, आप पूरे मुल्क में 17 सीटें नहीं थी आपकी, और पीपल्स पार्टी के 21 लोग, जिनमें से 20 लोग पंजाब से तोड़े गए थे, वो तोड़ के पैट्रियट बनाई गई थी। उन हालात का शिकार जो हम रहे उसको एक अलग दास्तान है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को वेलकम करता हूँ, उनका आना चाहिए, उनको वो आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह करे फेयर इलेक्शन हो जाए, और फेयर इलेक्शन में बिल्कुल मैं बड़ा वाज़े तौर पे इस बात का तकाजा करता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कर चुका हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि PTI को मिन हैसुल जमात इस सारे प्रोसेस से बाहर नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई अदालती फैसला उनके खिलाफ नहीं आ जाता। और दूसरा, उनके जो लीडर, जो कारकुन जिन पे 9 मई का या उसके अलावा कोई बहुत सीरियस इल्ज़ाम नहीं है, केस नहीं है, उनको इस प्रोसेस से बाहर नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो हुआ, जो हो रहा है, वो मेरे और आपको शायद ज़रूरत हो, क्योंकि प्रोग्राम में चस्का तो तभी चलेगा, लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो मच बेटर देन मी कि वो क्या है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, जो लोग कसूरवार हैं उनको। कायरा साहब एक चीज बताएं कायरा साहब एक चीज़ बताएं। इन्होंने अभी ज़ुबैर साहब के मुंह से लफ्ज़ निकला था कि राना सनाउल्लाह साहब का भी ख्याल है कि जो हालात जैसे बन रहे हैं, क्योंकि PTI जिस हालात में है, आप लोग पंजाब में बहुत आपकी कमज़ोर हालत है, तो वो उनका तो ख्याल है कि हम 2/3 मेजॉरिटी अगर ना आए तो मज़ा नहीं आता। इनकी एक बार गवर्नमेंट पहले भी 2/3 मेजॉरिटी बनी थी, फिर उसका मज़ा सब ने चखा था। ये क्या अब अपने हिस्से से ज़्यादा मांगने पे आ गए हैं, क्योंकि नज़र आ रहा है PMLN को कि शायद ये मजबूरी बन गए हैं नई पावर इक्वेशन की, जहां इनके बगैर गुजारा नहीं है और PTI को साइड पे होना ही पड़ेगा। क्या अब ये अपने हिस्सा जुस्सा के बजाय ज़्यादा आर दे गेटिंग ग्रीडी? जो 2/3 मेजॉरिटी वाला है उसके सबसे बड़े विक्टिम तो ये खुद ही थे, हम भी थे ही, लेकिन खुद PMLN खुद उसकी सबसे बड़ी विक्टिम बन गई थी। एंड यू नो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, एंड ज़ुबैर नो। लेकिन बात यह है कि मैंने कहा ना, वो पंजाबी का है ना मिर्ज़ा साहबा में, कि वो मिर्ज़ा ने ख्वाब देखा ना, तो उसने कहा कि गलियां अमन सुंजियां तो मिर्ज़ा यार फिरे, यानी हर तरफ मैं ही मैं हूँ। तो ये एक बड़ा डेंजरस सिंड्रोम होता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे भाइयों को, क्योंकि ये एक मुल्क की अहम जमात है, हम इनके लिए कोई बुरे ख्वाब नहीं सोचते, लेकिन इस खुशफहमी में चले जाने के भी बड़े नुकसानात होते हैं। अल्लाह करे मेरा नुक्ता नज़र गलत हो, ज़ुबैर साहब शायद ठीक सोच रहे हैं। ज़ुबैर साहब एक चीज़ बताएं, बड़ी बात चल रही है इस्लामाबाद में, और आपको पता है इस्लामाबाद में मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज़ नो सच थिंग एज अ ह्यूमर इन इस्लामाबाद, एट बेस्ट इट्स अ प्रीमेच्योर फैक्ट। और जो जो चलती है चीज़ वो 2-4 महीने में साबित हो जाती है। अब बड़ी लेटेस्ट चल रही है कि जी ये PPP की टॉप कमांड की जो बिहाइंड द सीन्स बातें, नेगोशिएशंस चलती हैं, हर वक्त चलती हैं पाकिस्तान में, कि अगर PMLN को वज़ीर आज़म का ओहदा मिल रहा है और जो नज़र आ रहा है, तो फिर सदारत का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलना चाहिए। तो अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनते हैं, क्या आप लोग
आसिफ जरदारी को बतौर सदर कबूल करने पर तैयार हैं? तो आपके वोट से बगैर वो बन नहीं पाए। पहले तो मैं वो वजाहत कर दूं, वो जो पहले जो कायरा साहब भी जवाब दे रहे थे, देयर इज़ नो सच थिंग एज एरोगेंस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और होनी भी नहीं चाहिए, हम्बल ही होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है कि आप अपनी असेसमेंट करते हुए बेस्ट केस सिनेरियो अपने लिए प्रेडिक्ट करें। हम समझते हैं कि पंजाब में हम पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, और हम समझते हैं कि बाकी सूबों में भी हमारी सीट्स आएंगी। सिंध में मैंने ये नहीं कहा था कि पीपल्स पार्टी गायब है, पीपल्स पार्टी एज अ स्ट्रेटजी शायद बैक स्टेज पर है, वो उस किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविज्म बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, ये मैं कह रहा था। सो जहाँ भी हम जाते हैं तो अदरवाइज पीपल्स पार्टी इज अ मेजर फोर्स इन सिंध एंड आई रिकॉग्नाइज दैट। आपने कहा था they are not visible, आपने कहा था they are not visible। विजिबल मतलब इन सेंस कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही के थ्रू विजिबिलिटी होती है ना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जलसे जुलूस, कोई रैलीज, को कुछ ना कुछ होता है। बिलावल भी तकरीबन खामोश हैं, मतलब कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, मुझे नहीं पता इसका। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के दिनों में अपना जलसा रख के तो उसके लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं, फिर अच्छा रहेगा, वो मुनासिब लगेगा, विजिबिलिटी हमारी ठीक हो जाए। ठीक है, मेक सेंस जी, मेक सेंस। मैं तो उस तनाजुर में बात कर रहा था। और 2/3 जब हमारी 97 में आई थी तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट 2/3, मिलिट्री इंटरवेंशन से उसको रोका गया था 99 में। सो वो कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि जिस तरह से 2/3 लेना तो कोई खराबी नहीं थी, 2/3 को खत्म करना जो थी वो खराबी थी, वो जड़ थी, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। वो जब आपके पास 2/3, दूसरी बात ये आप जुबैर साहब, जब आपके पास 2/3 आती है तो हमने जुबैर साहब एक सेकंड, कायरा साहब एक सेकंड, मुझे याद है 12वीं अमेंडमेंट जो पास हुई थी वो 12 मिनट से कम अरसे में पास हो गई थी। आईनी अमेंडमेंट 3 रीडिंग्स होती हैं, तीनों रीडिंग्स 12 मिनट से कम में हो गई थी। हमने आपकी 2/3 मेजॉरिटी के कमालात देखे हुए हैं जुबैर साहब, उस पर ना बात करें, आप उस पर आ जाएं कि आपको याद है ना उस जमाने में हथकड़ियाँ भी लगनी शुरू हो गई थी अफसरों को, और फिर टीवी पे भी दिखाया जाता था। तो हमने आपकी पावर की इंपीरियल एरोगेंस देखी भी है। एनीवे, मेरा दूसरा सवाल वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जरदारी साहब सदर के ओहदे के उम्मीदवार होते हैं, जो हमें सुन रहे हैं कि बातचीत चल रही है, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे, क्या आप लोग वोट देंगे उनको? मेरा ख्याल है ये तो अभी कंसिडरेशन मैंने तो नहीं सुनी है, और दिस इज़ अ लॉन्ग वे, और जाहिर है पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में अपनी पॉलिटिक्स करेगी, अपनी कैंपेन करेगी, और वो हो सकता है बिल्कुल उनका ये ख्वाहिश भी हो कि वो लीड पार्टी बन के उभरें पूरे पाकिस्तान में, और पीपीपी लेड गवर्नमेंट हो, जो भी, मतलब उनकी ख्वाहिश तो ये होगी। सो इस वक्त अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो सवाल बड़ा सिंपल है, मेरा सवाल तो ये है ही नहीं कि क्या बड़ा यार मेरी बात सुने, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, ये छोड़ दें कौन क्या होगा क्या नहीं, सवाल बड़ा सिंपल है। अगर जरदारी साहब सदारत के उम्मीदवार होते हैं तो क्या आप लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे? आपके सवाल में एक मैं ऐड कर दूं जी मालिक, आप ये पूछ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ सर फरमाएं से वज़ारत उस्मा मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म होऊंगा तो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम अब सदर होंगे, तो हम, आपका मतलब ये है कि हम दोनों किसी ताकत से वो वज़ारत उस्मा और हम सदारत मांग रहे हैं, आप यही कह रहे हैं ना? हमने आना कहाँ है, जाना कहाँ है? नहीं, आप आपस में भी तो आपने काम करना है ना, आखिर हाउस ने वोट करना है ना। यही है, वो यही है, हमारा आपस में ताल्लुकात और बढ़ पाता है ना, हम वर्किंग रिलेशनशिप है। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जिस फोर्स से इस्लामाबाद में गपशप है, डिमांड कर रही है, अगर उनको लाना है तो पीपल्स पार्टी को सदारत दें, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो सवाल है उसका माना तो यही है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ये मुस्लिम लीग वज़ारत उज़्मा किसी फोर्स से मांग रही है और पीपल्स पार्टी उसके बदले में किसी से, यानी दोनों ही किसी फोर्स से मांग रहे हैं। आप ये सवाल करके ज़ुबैर से नहीं, मैं इस पे नहीं कह रहा, नहीं कह रहा साहब, मैं इस एंगल से नहीं कह रहा। जिस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं, पंजाब में स्ट्रेंथ इनकी है, आपकी सिंध में है, पीटीआई बिल्कुल एक साइडलाइन होती नज़र आ रही है पार्टी, तो नज़र यही आ रहा, तमाम एनालिस्ट जिससे भी आप बात करें वो एक ही बात करते हैं कि जी हमें कोalition नज़र आ रही है, और क्योंकि पंजाब की सीट्स मैटर करती हैं, ज़्यादा सीट्स हैं, तो फिर PMLN उसको लीड करेगी। पीपल्स पार्टी अज्यूम किया हुआ सब ने कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो फिर दोनों आइनी ओहदे हैं,
तो फिर ये एक अरेंजमेंट हो सकती है बैलेंस की कि चले एक के पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है तो एक के पास अगर प्रेसिडेंसी हो। मैं उस तनाजुर में ज़ुबैर साहब से पहले मैं आपके पास भी आता हूँ, मैं सिर्फ सिंपल सवाल था कि अगर ऐसी सिचुएशन है और जरदारी साहब कैंडिडेट हैं होते हैं तो क्या PMLN उनको अपोज करेगी कि वोट देगी उनको? सिंपल सा सवाल है, ज़ुबैर साहब जवाब दे दें। अभी सिंपल सा जवाब भी यही है और बिल्कुल सही जवाब है। ऐसी कोई गुफ्तगू हो ही नहीं रही है, कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। इट्स अ लॉन्ग वे, क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रेसिडेंट के लिए क्या बातचीत होगी, इस वक्त देयर इज़ नो सच थिंग ऑन द टेबल। तो मैं कैसे उसका जवाब दे सकता हूँ? यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं अभी। जी वेलकम बैक टू द शो। थोड़ा सा टेक्निकल ब्रेक से हो गया था कुछ अब, लेकिन नाउ इट्स क्लियर्ड। गौर साहब आपने बातें सुनी, लेकिन आपसे एक लीगल बात भी पूछना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल कम लीगल। कायरा साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल चाहते हैं कि PTI बैन ना हो और PTI बतौर जमात होनी चाहिए इलेक्शन में। 9th में अलहदा चीज़ है। ये मुझे बताएं 9th में क्या अगर ये ट्रायल चलता है और उसमें कुछ सज़ाएँ भी हो जाती हैं और लेट्स से अगर जो आप गवर्नमेंट तो नहीं, ये जो XPDM की गवर्नमेंट थी, जो इन पार्टीज़ का ये चार्जशीट ये बन रहा है कि मास्टरमाइंड इमरान खान थे, तो लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर इमरान खान को इसमें सज़ा होती है, साथ कोई कुछ लीडरान को भी सज़ा होती है, तो क्या ये बेसिस बन सकता है पार्टी का बैन होने का बतौर पार्टी, कि PTI बतौर पार्टी बैन हो जाए, कि ये सिर्फ ट्रायल लीडर्स के ऊपर ही होगा और वहीं बात ख़त्म हो जाएगी, कि पार्टी बैन हो सकती है उसकी बेसिस पे अगर उनके चेयरमैन को सज़ा होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो इंशाल्लाह ताला लीडरशिप को भी नहीं होगी, लेकिन अज्यूम कर ले अगर ऐसे ही हो रहा है तो पार्टी एब्सोल्युटली एक सेपरेट है। पार्टी इस वक्त भी इंटैक्ट है। पार्टी का जो हमें इनवाइट भी किया है इलेक्शन कमीशन ने, उनको साथ पार्टिसिपेट भी किया है, कोड ऑफ कंडक्ट पे भी पार्टिसिपेट किया है, रूल्स पे भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पार्टी है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है और अंडर इलेक्शन एक्ट काम करती है। पार्टी बिल्कुल सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स लीडरशिप। लेकिन अगर उसमें कुछ भी हो जाता है तो ये कोई वो नहीं है, जवाज नहीं बनता कि पार्टी को बैन किया जाए या उससे जो बेट का निशान है वो लिया जाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कानूनी तौर पर ये नहीं हो सकता। तो ये इतनी PTI होगा, बल्ला निशान होगा और फिर बहुत सीनियर लीडर्स डिफरेंट पार्टी हेड्स वो भी इस अच्छे का इजहार करते हैं। तो ये सिंपली एक क्या कहते हैं, वैसे ये खौफ बना हुआ है कि कोई इसकी पॉसिबिलिटी आपको एब्सोल्युटली कोई नजर नहीं आती। मालिक साहब आपने लीगल क्वेश्चन किया था, वो तो इस तरह है, लेकिन अदरवाइज खदशा तो हर सूरत बहाल है। और खदशा ना हो तो और क्या हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिस तरह मियां साहब इस वक्त आ रहे हैं, उसको रेड कारपेट बिछाई जा रही है, उसकी ताजपोशी की जा रही है, उसको जिस तरीके से वेलकम किया जा रहा है, जो को वापस आकर के जेल जाना चाहिए, उसको अगर आप इस अंदाज से लेके आ रहे हैं तो इसका इरादा क्या है कि एक पार्टी को लेके आना है, दूसरे को आइसोलेट करना है, उसको डैमेज और डिस्ट्रॉय करना है, उसकी लीडरशिप को आपने यहाँ तक बंद रखना है। जिस तरह आज फारूक हबीब साहब को आपने देखा है, घर से उठाए उनको पास रखे। मुझे एक लीगल जरा पे समझा दीजिए, मुझे एक लीगल समझा दीजिए, मुझे गौर साहब एक लीगल बताइए। अगर ये कन्विक्शन होती है, मैं हाइपोथेटिकल कर रहा हूँ, पता नहीं होता है कि वो तो कल की बात है, लेकिन अगर सजा होती है एक पार्टी के सरबराह को और ये प्रूव होता है कि उन्होंने एक साजिश की, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके तहत रियासती इदारों पे हमले हुए और जो सारा कुछ हुआ, जो बड़ा डिप्लोरेबल था, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए, और ये जी प्लान था, तो फिर सिर्फ चेयरमैन तक बात रहेगी कि वो पार्टी बिकम्स एन एक्सेसरी टू दैट क्राइम? मैं इसलिए लीगली पूछ रहा हूँ। लीगली भी अगर आपको बताऊं, इम्प्लीमेंट तो पार्टी के थ्रू हुआ ना। अगर एक फैसला एक शख्स का था तो इम्प्लीमेंट तो पार्टी के थ्रू हुआ। ये सरकार का केस है और सरकार ने फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू जो केस फाइल किया और जिसको चला रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं कि जिस तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन एनीवे, अगर केस एज इट इज चलता है तो फिर भी उसमें एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस रखा गया, उसका पार्टी के साथ और लीडरशिप के साथ कोई सरोकार नहीं है। वो बिल्कुल एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस चल रहा है जिसका पार्टी के साथ काम नहीं है, न उसमें पार्टी का तस्करा हुआ है, न वो एक ऑर्गेनाइज किस्म का प्लान का जिक्र हुआ है। और वो जो पार्टियां बैन हो जाती हैं
वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आइन में इसका बड़ा तस्करा है और वो पार्टियां होती हैं जो फंडिंग लेती है हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अपने आइडियालॉजी के खिलाफ, मुल्क और स्टेट के खिलाफ। पीटीआई वो पार्टी नहीं है, ये तो अवाम की पार्टी है, 27 साल से रही है, इसके अवाम में जड़ी है और इंसाफ के लिए लड़ रही है, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रही है। नहीं, अगर आप पे इल्ज़ाम ये है, अगर आप पे इल्ज़ाम ये है, अगर एक से गौर साहब, अगर आप पे इल्ज़ाम ये साबित होगा कि आपने रियासत के खिलाफ जंग की है तो फिर तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे ना। मालिक साहब मैं कहता हूँ एज वी स्पीक अप नाउ, इसमें सिर्फ साबित होना तो क्या सिरे से चार्ज ही नहीं है ये इस वक्त कि पीटीआई ने किया या लीडरशिप ने किया। इस वक्त तो जो केस वहां पड़ा हुआ है उस केस में तो सिर्फ साइफर का केस है। इस वक्त जो फैसला हुआ है वो तो साइफर का है, वो तो 9 मई से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। 9 मई का तो अभी तक चालान सबमिट नहीं हुआ। 9 मई का तो कभी आज तक हमने देखा भी नहीं उनमें कौन क्या एलिगेशन है। तो इनके पास अगर कुछ 9 मई में भी होता तो कब के लिए क्या थे। आल दो ये जरूर कहता हूँ कि वो तो एक बहाना था पीटीआई को उसको निशाना बनाने के लिए, लेकिन तो उस 9 मई के जो वक्त की बात हो रही है, फिर मैं फिर कायरा साहब की इस पर राय लेनी है। गौर साहब मुझे एक चीज़ समझा दे, फिर मैंने कायरा साहब को पूछना है। अगर जो टाइम फ्रेम है, हम सुन रहे हैं कि जनवरी में इलेक्शंस होंगे, जनवरी एंड में या फरवरी के शुरू में, तो आपका ख्याल है कि जो ये टाइम फ्रेम है, अगर इसके अंदर चीज़ें भी शुरू होती हैं, चार्ज फ्रेम हो जाता है, ट्रायल शुरू होता है, तो आपका ख्याल है कि जनवरी तक ये मामले का फैसला हो ही नहीं पाएगा, इसलिए कोई खतरा नहीं है आपको? नहीं, ये तो हो नहीं पाएगा, लेकिन लेट्स सपोज मालिक साहब अगर होना भी पा रहा है तो इस वक्त जो ट्रायल है वो सिर्फ वो है साइफर का है। 9 मई का सिरे से ट्रायल अभी दूर दूर तक भी नहीं है, न उसमें चालान सबमिट हुआ है, न उसमें कोर्ट हियरिंग हुई है, न वो प्रोसेस जो इनिशियल प्रोसेस है बेलों का, न वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि अदालत के सामने जो केसेस होती, साइफर का केस तो चल शुरू हो गया था, ये तो अप्रैल 2022 का है जो अभी आया स्टेज पे कि उसमें चालान सबमिट हुआ। 9 मई में तो केस अभी तक चालान की तरफ नहीं गया, तो इट विल बी अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है। कायरा साहब उस वक्त ब्रेक आ गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हुआ था और एक बात बीच में रह गई। ये जो हम बात सुन रहे हैं कि शायद जरदारी साहब उम्मीदवार हों प्रेसिडेंट के, क्या इसमें कुछ सदाकत है? बिकॉज पहले भी वो सदर रहे हुए हैं, फिर सुना था एक आध बारी और भी शायद उनको ऑफर भी हुई थी, वो उन्होंने खुद ही डिक्लाइन की। कोई इसमें हकीकत है कि बिल्कुल अभी हवाई बात है? मालिक, इस तरह की खबरों की ना मैं तस्दीक करता हूँ ना तरदीद करता हूँ, इसलिए कि तस्दीक करे तो गुफ्तगू शुरू हो जाती है, तरदीद करे तो गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इस खबर में जब तक कोई सदाकत सामने ना आए, इसका कोई सॉलिड रीजन ना आए, कोई सॉलिड सोर्स ना आए, तो इस खबर के बारे में कोई गुफ्तगू करना मुनासिब। जुबैर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। ये बात चल क्यों रही है? ये पॉलिटिकल लीडरशिप से बात खदशे का इजहार क्यों कर रहे हैं? अगर अभी लीगल कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं बनी हुई, अगर वो कुछ नहीं हुई, तो क्यों फिर व्हाई इज एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट? आई थिंक बात नहीं होनी चाहिए, इस पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पीटीआई एक हकीकत है और उनकी इतनी मास फॉलोइंग है कि अगर उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखेंगे तो पाकिस्तान में का एक तजर्बा है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और हमें उस हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हुकूमत तो किसी को मिल जाती है, लेकिन अगर आप इतने लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को डिसइनफ्रेंचाइज कर देंगे तो उससे को पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। सो अगर किसी इंडिविजुअल ने जो भी, चाहे वो May 9 है या कोई और केस है, और जिसमें चाहे वो इमरान खान साहब हैं या कोई और है, अगर उनके कानूनी तौर पर उनको सज़ा होती है और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दैट्स अ सेपरेट थिंग। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि उनके पास राइट ऑफ अपील भी है, हाईएस्ट लेवल पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा के लेवल तक वो जा सकते हैं। एंड आई एम श्योर जस्टिस फाइज ईसा, इन स्पाइट ऑफ व्हाट इमरान खान हैड डन टू जस्टिस फाइज ईसा, वो फिर भी मैं समझता हूँ कि जस्टिस करेंगे। लेकिन एज अ पार्टी तो बिल्कुल उनको कॉन्टेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए, और एक बहुत अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास उनको सपोर्ट करता है, तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल बेनिफिट फॉर बाय कीपिंग देम आउट। अच्छा जुबैर, ये बताएं, कुछ पैटर्न्स होते हैं ना, हम यहाँ पे पैटर्न ये देख रहे हैं कि गायब होते हैं, फिर तायब हो जाते हैं, फिर वो आके एक पर्टिकुलर पार्टी में चले जाते हैं, मसलन तरीन साहब की पार्टी में चले जाते हैं।
तो कल को क्या आपको नज़र आता है कि पंजाब में आपका पावर शेयरिंग कोई इक्वेशन बनेगा जहाँ पे आपको IPP जो है तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसको आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा कि आपके ख्याल में 2/3 आपके पास आ जाएगी तो यू कैन जस्ट ब्रश देम असाइड, कैन यू? IPP जो अगेन मैं तो उस एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ जिसका आपको भी तजर्बा है, पिछले इतने दहाइयों से पाकिस्तान में चला। मेरा ख्याल है जो जिस तरह फ़ारूक हबीब आज IPP में गए हैं, फ़ारूक हबीब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो उनका सियासी जद्दोजहद भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कोई अपना वोट बैंक तो कुछ भी नहीं है। वो तो पल्ले की बेसिस पर वो इलेक्शन जीते थे और वही उनकी एक हैसियत थी। नॉट टेकिंग एनी थिंग फ्रॉम हिम, मतलब उनकी इंडिविजुअल एफर्ट या उनकी जो सोच है, इंसाइट है पॉलिटिक्स की, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एक पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है जिसको यूज़ करके आप आगे बढ़ते हैं, सो IPP डज नॉट हैव दैट प्लेटफॉर्म। ना उसने कोई इमेजिनेशन क्रिएट किया। 4 महीने तो मेरा ख्याल है हो चुके हैं उस पार्टी को बने हुए। मेरा ख्याल है जिस दिन बनी थी उस हफ्ते ही उसका कुछ नज़र आया था, उसके बाद तो जहाँ तक मेरी समझ बूझ है उनके पास मैनिफेस्टो भी नहीं है इस वक्त। सो वो अकोमोडेट करने के लिए तो ठीक है, उनके पास यार कोई आपको ऐसे कोई नजर भी आता है? पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आ रही? मुझे एक बात तो बताएं, पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आ रही, IPP आपको नजर नहीं आ रही, आपको ऐसे बात करें जैसे बस PMLN आ गई है और छा गई है और बस सब कुछ फारग है बाकी सारे। ऐसे ही समझे, फारिग ही समझें, बट IPP का मतलब अगेन नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम IPP, और उसमें जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, बट वो उसका मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, कुछ बनते हुए नज़र नहीं आ रहा। अभी आप अगर सर्वे भी करवा लें तो मेरा ख्याल है IPP का तो नाम भी नहीं डाला जाता कि जी वो कहाँ स्टैंड करती है सर्वे में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बड़ी कोalition और बड़ा सीटें लेके चली जाएगी, 25-30 कोई लोग कहते हैं पंजाब में नेशनल असेंबली लेवल पर, या 30-35 सीटें। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि IPP जितने लोग गए हैं पीपल्स पार्टी PTI से उनकी तरफ, उनका 1 out of 20 शायद कोई हो जिसके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ हो वोट निकालने की, बट अदर देन दैट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपका हाई टर्नआउट नज़र आता है अगर यही हालात रहे जैसे चल रहे हैं और ये PTI इसी डिसरे में हो जिसमें अब है, तो क्या आपके ख्याल में PTI का जो वोटर है वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, नाराज़ होगा? क्या वो घर बैठेगा कि ज़्यादा तादाद में निकलेगा इलेक्शन में? व्हाट डू यू सी? नहीं ज़्यादा तादाद में निकलेगा ये, क्योंकि कहने की बात होती है। आपको पता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में बंदों को निकालना पड़ता है, वो खुद ब खुद निकल के नहीं आते। थोड़े से कुछ 5% 10% होते हैं जो खुद निकल के आते हैं, बट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द इलेक्टोरेट वो उनको इवन इन अर्बन सेंटर्स उनको इंश्योर करना पड़ता है कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, सब कुछ हिदायत देनी पड़ती है। इवन कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में, तो जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो वो निकल के कहाँ से लो टर्न आउट होगा, हो सकता है, और एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन हो कि हमारा कोई जीतने का कोई चांस नहीं है और इस वजह से शायद ना निकलें। जिस तरह 97 में पीपल्स पार्टी का वोटर था तो बाय एंड लार्ज वो दे स्टेड एट होम, नॉट दैट कि वो इतनी अनपॉपुलर हो गई थी, बट जब आपको ये पता हो, अंदाज़ा हो कि कोई चांस ही नहीं है जीतने का, तो फिर बहुत कम चांस है कि सो इट विल बी अ लो टर्न आउट गेम, स्पेशली इन पंजाब। आई थिंक अगर अब आगे 3-4 महीने में बहुत सूरत हाल चेंज हो सकती है, बट एज वी स्पीक नाउ मुझे तो नहीं लगता कि लार्ज टर्न आउट होगा पंजाब में। आपके ख्याल में जो लीगल केसेस, ये एक दो बड़े लीगल केसेस हैं, May 9 है, ये आपका साइफर चल रहा है, अगर इस पर एडवर्स जजमेंट्स आती हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तो आपके ख्याल में ये इनके वोटर को फर्दर डिसहार्टन करेंगी कि उनको स्पर देम इनटू एक्शन करेंगी? नहीं, डिसहार्टन करेगी, बिकॉज जब आपको ऑड्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग लगें और लीडरशिप नज़र ना आ रही हो, लेकिन ना इसमें लार्जली सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो PTI की लीडरशिप की बनती है ना। उन्होंने जिस तरह से गिवन किया है, कुछ ने तो पहले 2 दिन में ही 4 दिन में ही कर दिया था और एक के बाद दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और बाहर निकल रहे थे।
अगर वो थोड़े अरसे खड़ी रहती है, बहुत से लोग हैं जिसमें इनकी अच्छा, ख्वातीन वेरी हैं, क्विकली मिसाल के तौर पे वो अभी तक मुझे एक जेल चीज़ में और बताएं, खड़ी भी है। अभी सवाल चल रहा है, जुबैर साहब एक सवाल चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क है। जी बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि मियाँ साहब का फैसला नाअहली का ताहयात का सुप्रीम कोर्ट ही अनडू कर सकती है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या सुप्रीम कोर्ट। अगर मियाँ साहब फॉर एनी टेक्निकल रीज़न ना इलेक्शन में हिस्सा ले पाए, अगर उससे पहले फैसला नहीं होता इनकी नाअहली का लाइफ लॉन्ग बैन का, तो फिर PMLN का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा? शहबाज शरीफ या कोई और? नहीं, नवाज शरीफ देखें, अभी सुप्रीम को कुछ लोगों की ओपिनियन है कि जी वो एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन वो लाइफ टाइम बैन है अभी तक उन पर। हम समझते हैं लाइफ टाइम बैन नहीं है, जो पास किया था पार्लियामेंट ने उसके हिसाब से 5 साल और वो खत्म हो गई। अब होगा ये बड़ा सिंपल सा कि मियां नवाज शरीफ पेपर्स वो तो अदालत फैसला करेगी। वेरी क्विकली माय क्वेश्चन इज कि अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है तो फिर आपका कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टर का? नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, वही होंगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? इस सुप्रीम कोर्ट पे तो अभी नहीं जाएगा, पहले तो इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट करे ना उनके पेपर्स के, जी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। पहले कौन सा फोरम होगा जो फैसला करेगा? मियाँ साहब फाइल करेंगे अपने नॉमिनेशन पेपर्स, इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिए, बात खत्म हो जाएगी। हो सकता है PTI या दूसरी कोई जमात चली जाए सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के अगेंस्ट, विल सी इट देन। बट फॉर नाउ मियाँ नवाज शरीफ इज द कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जुबैर साहब बात करने का। गौर साहब का बहुत शुक्रिया, कारी साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो बातें आज की इसमें, लेकिन एक बात जो मैं ख़बर आपसे शेयर की थी बीच में और जिस पर मैंने व्यूज़ भी लिए थे, ये ख़बर बिल्कुल हवा में नहीं है, इसके सर्टन रीज़न्स हैं, वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन डेवलप हो रही है कि अगर PM PMLN का है तो फिर प्रेसिडेंट PPP का होना चाहिए। होता है या नहीं होता, ये तो तब फैसला हो जाएगा। पहले PM का फैसला हो जाए, फिर सदर का फैसला भी हम देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।